हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 753 ईसा पूर्व में, इटली में टाइबर नदी के किनारे। यहीं पर रोम नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। जिंदगी तब बहुत साधारण थी। लोग खेती करते थे और झोपड़ियों में रहते थे। कहानियों में कहा जाता है कि रोमुलस ने इस शहर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि उसने अपने जुड़वां भाई रेमुस को एक बहस के दौरान मार डाला था। रोम के शुरुआती इतिहास में सच्चाई और कहानियां अक्सर आपस में जुड़ी हुई हैं। हालांकि इसी साधारण शुरुआत से एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय होगा। रोम की लोकेशन ने उसे प्राकृतिक लाभ दिए। टाइबर नदी ने समुद्र तक पहुंचाया, जिससे व्यापार और संचार संभव हुआ। आसपास की पहाड़ियों ने दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान की। समय के साथ रोम आकार और महत्व में बढ़ता गया। इसने आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया, जिससे इसकी आबादी और विविधता में वृद्धि हुई। रोम के शुरुआती वर्षों में आंतरिक संघर्ष और पड़ोसी कबीलों से बाहरी खतरों दोनों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद रोम के लोगों ने लचीलापन दिखाया। वे अपने शहर और उसके बढ़ते प्रभाव की रक्षा के लिए दृढ़ थे। उन्हें क्या पता था कि उनका छोटा सा गांव एक विशाल साम्राज्य का केंद्र बन जाएगा। यह साम्राज्य आने वाली सदियों तक दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। रोम की कहानी महत्वाकांक्षा, संघर्ष, अनुकूलन और अंततः एक विरासत की कहानी है जो पश्चिमी सभ्यता को आकार देती रहती है। अपनी स्थापना के बाद 2.5 शताब्दियों तक रोम पर राजाओं का शासन रहा। ये राजा सर्वशक्तिशाली नहीं थे। उन्होंने सीनेट नामक बुजुर्गों की एक परिषद के साथ अपने अधिकार साझा किए। राजा को सलाह देने और निर्णय लेने में सीनेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि राजा का शासन अंततः अलोकप्रिय हो गया। एट्रस्केन राजा, जो मूल रूप से रोम के नहीं थे, उनकी बढ़ती शक्ति से रोमनों ने नाराजगी जताई। 509 ईसा पूर्व में रोमनों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने आखिरी राजा को निष्कासित कर दिया और सरकार का एक नया रूप स्थापित किया, रोमन गणराज्य। गणराज्य को किसी एक व्यक्ति को बहुत अधिक शक्ति प्राप्त करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। राजा के बजाय सरकार का नेतृत्व करने के लिए सालाना 2 कौंसल चुने जाते थे। सीनेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। इसने कौंसिल को सलाह दी और कानून बनाए। गणराज्य में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने रोमन लोकतंत्र की शुरुआत को चिह्नित किया। हालांकि यह पूर्णता से बहुत दूर था। केवल अमीर पुरुष नागरिक ही मतदान कर सकते थे और पद धारण कर सकते थे। फिर भी गणराज्य ने आम नागरिकों को सरकार में आवाज दी। इसने नागरिक कर्तव्य और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया, जो आने वाली शताब्दियों में रोम की सफलता में योगदान करेगी। एक नई सरकार के साथ रोम ने उल्लेखनीय विस्तार के दौर की शुरुआत की। अगली कुछ शताब्दियों में रोम ने धीरे धीरे पूरे इतालवी प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने अपने पड़ोसियों को अपने अधीन कर लिया, जिनमें एट्रस्कन्स, सैमनाइट्स और दक्षिणी इटली में बसने वाले यूनानी शामिल थे। युद्ध में रोम की सफलता के कई कारण थे। रोमन सेना अत्यधिक अनुशासित और सुव्यवस्थित थी। सैनिक अपने साहस और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। इसके अलावा रोम ने उन लोगों को नागरिकता या गठबंधन की पेशकश करने की एक चतुर रणनीति अपनाई, जिन्हें उन्होंने जीता था। इससे नए क्षेत्रों को रोमन राज्य में एकीकृत करने में मदद मिली और पूरे प्रायद्वीप में एकता की भावना को बढ़ावा मिला। 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक रोम इटली में प्रमुख शक्ति बन गया था। हालांकि उनकी महत्वाकांक्षाएं प्रायद्वीप से आगे तक फैली हुई थीं। उन्होंने जल्द ही अपना ध्यान भूमध्य सागर की ओर लगाया। एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी कार्थेज के साथ संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। इटली की विजय ने रोम को एक छोटे से शहर राज्य से एक क्षेत्रीय शक्ति में बदल दिया। इससे नई चुनौतियां भी आईं। रोम को अब एक विशाल और विविध क्षेत्र का प्रबंधन करना था।
विजित भूमि से धन के प्रवाह से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, जिससे नए संघर्षों और आंतरिक संघर्षों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भूमध्य सागर के पार कारथेज था, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक धनी व्यापारिक साम्राज्य था। कारथेज ने प्रमुख व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया और रोम की बढ़ती शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा किया। इन दोनों शक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण 3 प्रमुख संघर्ष हुए, जिन्हें प्यूनिक युद्धों के रूप में जाना जाता है। ये युद्ध एक सदी से भी अधिक समय तक चले। उन्होंने रोम की ताकत का परीक्षण किया और अंततः उसके भाग्य को आकार दिया। पहला प्यूनिक युद्ध 264 से 241 ईसा पूर्व तक मुख्य रूप से एक नौसैनिक युद्ध था। रोम समुद्र में अपने सीमित अनुभव के साथ नवाचार और दृढ़ संकल्प के माध्यम से कार्थाजियन नौसेना को हराने में कामयाब रहा। दूसरा प्यूनिक युद्ध 218 से 201 ईसा पूर्व तक। प्रसिद्ध कार्थाजियन जनरल हैनिबल बारका को हाथियों के साथ इटली पर आक्रमण करते हुए देखा, जिसमें उन्होंने आश्चर्यजनक जीत हासिल की। हालांकि रोम ने दृढ़ता दिखाई, अंततः हैनिबल को हराया और कार्थेज की शक्ति को कुचल दिया। तीसरा प्यूनिक युद्ध 149 से 146 ईसा पूर्व तक अंतिम अध्याय था। रोम एक कार्थाजियन पुनरुत्थान के डर से प्रेरित होकर कार्थेज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, इसकी आबादी को गुलाम बना लिया और इसके खेतों को नमक कर दिया। प्यूनिक युद्धों का रोम पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने रोम को एक वास्तविक भूमध्य सागरीय शक्ति में बदल दिया, लेकिन वे एक कीमत पर आए। युद्धों ने रोम के संसाधनों और जनशक्ति को समाप्त कर दिया, जिससे सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। विजित प्रदेशों से धन के प्रवाह ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया, जिससे आंतरिक तनाव पैदा हुए जो आने वाली शताब्दियों में रोम को त्रस्त करेंगे। भाग 5। संकट में एक गणराज्य नागरिक सैनिकों से सम्राटों तक। प्यूनिक युद्धों ने रोमन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जबकि वे जीत और विस्तार लेकर आए, उन्होंने गणराज्य के पतन के बीज भी बोए। लगातार युद्ध ने शक्तिशाली सेनापतियों का उदय किया, जिन्होंने बड़ी वफादार सेनाओं की कमान संभाली। मारियस और सुल्ला जैसे इन सेनापतियों ने सीनेट के अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया, जिससे गृह युद्ध हुए जिन्होंने गणराज्य की नींव हिला दी। ऐसा ही एक सेनापति था गयुस जूलियस सीजर, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और करिश्माई नेता। सीजर गॉल में अपनी विजयों के माध्यम से प्रमुखता से उभरे, जो आधुनिक फ्रांस है। उन्होंने रोमन सीनेट को चुनौती दी। प्रसिद्ध रूप से 49 ईसा पूर्व में अपनी सेना के साथ रूबिकॉन नदी को पार किया, एक ऐसा कार्य जिसने एक और गृहयुद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। सीजर विजयी हुए रोम के तानाशाह बने, हालांकि उनका शासन अल्पकालिक था। 34 ईसा पूर्व में सेनेटरों के एक समूह ने उनकी हत्या कर दी, जो उनकी बढ़ती शक्ति से डरते थे। सीजर की मृत्यु ने रोम को गृहयुद्ध के एक और दौर में धकेल दिया। उनके दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन अंततः विजयी हुए। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की लड़ाई में मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा को हराया। ऑक्टेवियन, जिसे बाद में ऑगस्टस के नाम से जाना गया, पहला रोमन सम्राट बना, जिसने गणराज्य के अंत और रोमन साम्राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया। भाग 6। पैक्स रोमाना, शांति और समृद्धि का समय। ऑगस्टस के शासन ने रोम के लिए एक नए युग की शुरुआत की। पैक्स रोमाना अभूतपूर्व शांति और समृद्धि की अवधि, जो 2 शताब्दियों तक चली, 27 ईसा पूर्व से 180 ईस्वी तक। एक चतुर राजनीतिज्ञ ऑगस्टस ने एक स्थिर सरकार की स्थापना की, जिसने देर से गणराज्य को त्रस्त करने वाली कई समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने सत्ता को केंद्रीकृत किया, सेना में सुधार किया और भव्य सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के साथ रोम शहर को सुशोभित किया। ऑगस्टस और उनके उत्तराधिकारियों के तहत
रोमन साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्रीय विस्तार तक पहुंच गया। यह उत्तर में ब्रिटेन से लेकर दक्षिण में मिस्र तक और पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था। इस विशाल साम्राज्य ने सापेक्ष शांति और स्थिरता का आनंद लिया। सीमाओं पर तैनात रोमन सेनाओं ने व्यवस्था बनाए रखी और साम्राज्य को बाहरी खतरों से बचाया। पैक्स रोमाना रोमन सभ्यता के लिए एक स्वर्णिम युग था। साम्राज्य के दूर दराज के कोनों को जोड़ने वाला व्यापार फला फूला। रोमन कानून और इंजीनियरिंग पूरे भूमध्य सागरीय दुनिया में फैल गए। साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास हुआ, एक स्थायी विरासत को पीछे छोड़ते हुए जो आज भी हमें प्रेरित करती है। भाग 7, नए विश्वास और पुराने देवता। रोम में बीसीई धर्म का उदय। पैक्स रोमाना के दौरान रोमन साम्राज्य के पूर्वी प्रांतों से एक नया धर्म उभरा, बीसीई धर्म। मूल रूप से एक यहूदी संप्रदाय, बीसीई धर्म धीरे धीरे पूरे साम्राज्य में फैल गया, जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया। प्रेम, क्षमा और मुक्ति के उसके संदेश ने बहुतों को प्रभावित किया, खासकर गरीबों और हाशिए पर रहने वालों को। हालांकि बीसीई धर्म की एकेश्वरवादी मान्यताएं पारंपरिक रोमन बहुदेववाद से टकरा गईं। रोमन अधिकारियों ने बीसीई धर्म को अपने अधिकार के लिए खतरा मानते हुए बीसीईओं को सताया। बीसीईओं को उनके विश्वास के लिए गिरफ्तार किया गया, प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। इस उत्पीड़न के बावजूद बीसीई धर्म का प्रसार जारी रहा। अपने विश्वास के लिए मरने वाले शहीदों जैसे कि पेपेटुआ और फेलिसिटी की कहानियों ने दूसरों को प्रेरित किया और आंदोलन के विकास को बढ़ावा दिया। चौथी शताब्दी ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 313 ईस्वी में मिलान के आदेश के साथ बीसीईओं के उत्पीड़न को समाप्त कर दिया। बाद में उन्होंने खुद बीसीई धर्म अपना लिया। बीसीई धर्म तेजी से पूरे साम्राज्य में फैल गया। 380 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस द फर्स्ट के तहत रोम का आधिकारिक धर्म बन गया। बीसीई धर्म के उदय का रोमन समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे इसके मूल्यों, विश्वासों और संस्थानों का रूपांतरण हुआ। इसने पश्चिमी सभ्यता के विकास की नींव भी रखी। भाग 8, एक विभाजित साम्राज्य। पूर्व और पश्चिम अलग हो गए। जैसे जैसे बीसीई धर्म फैलता गया और रोमन साम्राज्य की आयु बढ़ती गई, आंतरिक और बाहरी दबाव बढ़ते गए। विशाल और विविध साम्राज्य को अपनी एकता और स्थिरता बनाए रखने में बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 285 ईस्वी में सम्राट डायोक्लेटियन ने साम्राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। उन्हें उम्मीद थी कि इस विभाजन से साम्राज्य पर शासन करना आसान हो जाएगा। हालांकि यह विभाजन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। पश्चिमी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी रोम थी, को उत्तर से प्रवास करने वाले जर्मनिक जनजातियों के बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। आर्थिक समस्याओं, राजनीतिक अस्थिरता और नागरिक गुणों में गिरावट ने पश्चिमी साम्राज्य को भीतर से कमजोर कर दिया। पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल आधुनिक इस्तांबुल में थी, अधिक लचीला साबित हुई। इसकी समृद्ध अर्थव्यवस्था, रणनीतिक स्थिति और मजबूत नेतृत्व ने इसे पश्चिम को त्रस्त करने वाली चुनौतियों का सामना करने की अनुमति दी। पूर्वी रोमन साम्राज्य सदियों तक बीजांटिन साम्राज्य के रूप में फला फूला, रोमन संस्कृति और कानून के एक बड़े हिस्से को संरक्षित रखा। भाग 9, रोम का पतन। एक साम्राज्य का पतन। 5वीं शताब्दी ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। विसिगोथ, वेंडल और ऑस्ट्रोगोथ सहित जर्मनिक जनजातियों की लहरों ने रोमन सीमाओं को पार कर लिया।
उन्होंने शहरों को लूटा और साम्राज्य के पूर्व क्षेत्रों के भीतर अपने अपने राज्य बनाए। 410 ईस्वी में अलारिक के नेतृत्व में विसिगोथ ने रोम शहर को ही बर्खास्त कर दिया। एक प्रतीकात्मक घटना जिसने पूरे साम्राज्य में आघात की लहरें भेज दी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य आंतरिक संघर्ष और बाहरी दबाव से कमजोर इन आक्रमणों का सामना नहीं कर सका। अंतिम रोमन सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को 476 ईस्वी में जर्मनिक जनरल ओडोएसर ने पदच्युत कर दिया था। इस घटना को परंपरागत रूप से पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत माना जाता है। रोम का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी जो सदियों तक चली और जिसमें कई कारकों का संयोजन शामिल था। इन कारकों में सैन्य पराजय, आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक अस्थिरता, पर्यावरणीय परिवर्तन और प्रवास करने वाली आबादी का दबाव शामिल था। भाग 10। रोम की स्थायी विरासत, साम्राज्य की गूंज। हालांकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन इसकी विरासत पश्चिमी सभ्यता को आकार देती रही। रोमन कानून, भाषा, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और राजनीतिक विचार ने यूरोप और उसके बाहर के विकास को गहराई से प्रभावित किया। रोमन कानून न्याय और समानता पर अपने जोर के साथ कई पश्चिमी देशों में कानूनी प्रणालियों का आधार बना। लैटिन, प्राचीन रोम की भाषा कई रोमांस भाषाओं की नींव बनी, जिनमें फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी और पुर्तगाली शामिल हैं। रोमन वास्तुकला अपने मेहराबों, गुंबदों और जलसेतुओं के साथ सदियों से बिल्डरों को प्रेरित करती रही है। रोमन इंजीनियरिंग के करतब जैसे जैसे सड़कें, जबकि पुल और जलसेतु ने संचार और व्यापार को सुगम बनाया। रोमन राजनीतिक विचार, रिपब्लिकवाद, नागरिक कर्तव्य और कानून के शासन पर जोर देने के साथ पश्चिमी राजनीतिक प्रणालियों के विकास को प्रभावित किया। रोम की विरासत जटिल और बहुआयामी है। इसमें कानून, भाषा और वास्तुकला में इसके योगदान से लेकर साम्राज्यवाद, गुलामी और क्रूरता के इतिहास तक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू शामिल हैं। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पश्चिमी सभ्यता के पाठ्यक्रम पर रोम का गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्राचीन साम्राज्य की गूंज आज भी हमारी भाषाओं, कानूनों, संस्थानों और मूल्यों में गूंजती